हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू के अंदर इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ा था पहले, बाजार के स्वरूप, जिसके अंदर पूर्ण उत्तरदाता बाजार की बात की थी हमने, एकाधिकार बाजार की बात की थी, और उसके बाद हमने जो किया था, जो अल्पाधिकार था, द्विधिकार था, अपूर्ण उत्तरदाता बाजार था। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट लेसन आता है, वो आता है बाजार संतुलन। देखो, हमने बार बार यही बात कही थी कि जो पूर्ण उत्तरदाता बाजार होता है उसके अंदर जो कीमत का निर्धारण होता है वो वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है वस्तु की मांग और पूर्ति। तो यहाँ पर हम जो बाजार का संतुलन करेंगे वो वस्तु मांग और पूर्ति के द्वारा करेंगे, बस इतना ही है। क्योंकि आपने मांग का जो आपका कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड आप पढ़ चुके हो, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की अवधारणा, मांग की अवधारणा वो पढ़ चुके हो। अब उन दोनों लेसनों को हम इकट्ठा लेके आएंगे। बस ये आपने मांग की अवधारणा अलग पढ़ी थी, पूर्ति की अवधारणा आपने अलग पढ़ी थी। अब उन सभी दोनों लेसनों को इकट्ठा लाकर हम क्या करेंगे, बाजार का संतुलन करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ अगर आपको बाजार का संतुलन करना है तो आपको मांग और पूर्ति दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम संतुलन साम्य की बात कर लें। संतुलन साम्य क्या होता है? देखो, इसके अंदर मैं एक बात कर चुका हूं आपको, आपने उपभोक्ता का संतुलन किया था, देन उसका साम्य किया था, आपने उत्पादक का साम्य भी किया था। दो विधि थी ना, एक तो हमने पढ़ा था कुल आगम जो आपकी लागत विधि थी, एक सीमांत आगम सीमांत लागत विधि थी। हमने विधियां की थी ना, वो साम्य की विधियां थी। भी कहां पर एक उत्पादक साम्य होता है या एक उत्पादक का संतुलन होता है। उपभोक्ता के साम्य संतुलन की बात की थी दूसरे लेसन के अंदर। उसके अंदर एक गणनावाचक विचारधारा, मार्शल वाली विचारधारा थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था किस प्रकार मार्शल और पिगू थे ना, दो अर्थशास्त्री, उन्होंने बताया था गणनावाचक विचारधारा का समर्थन किया था, उनके बारे में दो सिद्धांत पढ़े थे ना, सम सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसी प्रकार हमने क्रमवाचक विचारधारा पढ़ी थी उपभोक्ता के साम्य संतुलन में, ठीक है। हिक्स और एलन के द्वारा जो तटस्थता बजट रेखा, उसके द्वारा हमने साम्य किया था। इसका मतलब साम्य और संतुलन का अर्थ तो आप पहले ही जान चुके हो। इसका अर्थ होता है नए परिवर्तन की स्थिति, नए परिवर्तन की स्थिति, ठीक है। इसको जड़ता की स्थिति नहीं कह सकते, ध्यान रखना, जड़ता की स्थिति नहीं कह सकते। यानी ये नहीं है भी जड़ता, जड़ता का अर्थ होता है जैसे जड़ होता है ना, जड़ वो एक ही जगह स्थायी रहती है, ऐसा नहीं होता। परिवर्तन होता है एक बार नया परिवर्तन की स्थिति, उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक, इसको हम ये नहीं कह सकते जड़ता की स्थिति, बल्कि इसको क्या कह सकते हैं, नया परिवर्तन की स्थिति, या इसका जो अपरिवर्तन की स्थिति। यानी उस समय क्या होगा, वो उस समय स्थिर हो जाएगा, यानी स्थिरता की स्थिति। उस समय वो उत्पादक है या भोक्ता है, बाजार है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी अपरिवर्तन रहेगा। इसके लिए हम बात करें तो एक प्रोफेसर जेके मेहता जी थे, प्रोफेसर जेके मेहता। हम कुछ क्या कर देते हैं, मेहता और एक बोल्डिंग थे, जिन्होंने यानी संतुलन या साम्य के बारे में बताया था। उन्होंने ये कहा था भी संतुलन और साम्य क्या होता है। उन्होंने कहा था संतुलन का अर्थ विश्राम की ऐसी स्थिति है। देखो, जेके मेहता जी ने क्या था, विश्राम की, विश्राम होता है रुकने की स्थिति। हम जब पूरे दिन काम करते हैं ना, उस टाइम में विश्राम कर लेते हैं, तो विश्राम करते हैं इसका मतलब उस टाइम हम रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। विश्राम करना जानते हो, रेस्ट करना, ठीक है। यानी ये कहता है साम्य का अर्थ विश्राम की वह स्थिति है। देखो, विश्राम, इसका मतलब विश्राम क्या हमेशा ही होता है क्या, एक बार सो गए तो 6 महीने तक सोते रहेंगे? नहीं, कुछ समय के लिए होता है। इसका मतलब ये, इसी कारण कहता हूं, जड़ता की स्थिति नहीं है बल्कि अपरिवर्तन की स्थिति है। सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद फिर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा तो है नहीं हम एक बार विश्राम किया उसके बाद साल के बाद ही उठेंगे जी, तो वो तो जड़ता की स्थिति आ गई, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जड़ता की है, ध्यान रखना आपको। वे जो सामने होता है वो जड़ता की स्थिति नहीं है, भी एक बार स्थिर हो गया तो स्थिर ही रहेगा, बस उस समय वो अपरिवर्तन की स्थिति है। कहता है विश्राम की वह स्थिति है या जिसकी विशेषता है परिवर्तन का अभाव। यानी विश्राम की वह स्थिति, उसका अर्थ हो सकता है परिवर्तन का अभाव। अभाव जानते हो, कमी, यानी परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब परिवर्तन का अभाव होता है अपरिवर्तन। परिवर्तन के अभाव का अर्थ क्या होता है, अपरिवर्तन, यानी परिवर्तन नहीं होगा, उसका अभाव हो जाएगा,
उसकी कमी आ जाएगी। उसके बाद उसमें जो बाजार है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, यानी अपरिवर्तन की स्थिति, यानी ये विश्राम की स्थिति से जोड़ा है जेके मेहता ने। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है बोल्डिंग, प्रोफेसर बोल्डिंग। उन्होंने साम्य संतुलन के बारे में बहुत ही बढ़िया बात की है प्रोफेसर बोल्डिंग ने। मैंने एक बार आपको बताया था ये बात, तो ध्यान रखना कि जो भी विचारक परिभाषा देगा, डेफिनेशन देगा, वो अलग थोड़ी देगा। जब ये दो विचारक जेके मेहता और बोल्डिंग हम पढ़ रहे हैं, वो हम साम्य वाली स्थिति, संतुलन वाली स्थिति पढ़ रहे हैं, तो ये अपनी परिभाषा ही साम्य और संतुलन की देगा। तब इसका आपको अर्थ पता है, संतुलन का भी न्याय परिवर्तन की स्थिति, अपरिवर्तन की स्थिति, जड़ता की स्थिति नहीं। तो सिंपल सी बात है, सभी बात इससे संबंधित कहेंगे, अलग तो भी कह नहीं सकता। मैं आपको इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं आपको इतिहास करवा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का मैटर बताऊंगा मैं। तो कोई टीचर आपको इतिहास पढ़ा रहा है, इसका मतलब इतिहास का ही मैटर बताएगा, कोई इको का थोड़ी बता देगा आपको। तो कहने का मतलब है ये जो विचारक हुए हैं वो भी क्या करेंगे, इससे संबंधित ही बात कहेंगे। फिर जब आए इसी लेसन में है तो इसी लेसन की बात कहेंगे, अलग की बात थोड़ी कह देंगे वो। तो बोल्डिंग जी ये कहते हैं भी, उन्होंने एक उदाहरण दिया था साम्य का। उन्होंने कहा था जैसे लुढ़कती जो गेंद होती है, हम ये ऐसे गेंद को डाल देते हैं ना, लुढ़क रही होती है, एक स्थान पर जाके वो स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। जैसे वो एक बार उड़का दी अपने, वो समान मात्रा उड़क रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो स्थिर हो क्या, या वो रुड़कती रहेगी। एक बार अपने जो लगा दिया, एक बार उसको मतलब उड़का दिया, इसका मतलब वो चलती रहेगी क्या, कहीं ना कहीं जाके वो विश्राम की स्थिति में आएगी, रुकेगी, वो बस सामने की स्थिति है। उसके बाद ये कहता है इससे अच्छा एक उदाहरण और दिया जा सकता है, एक उदाहरण और दिया। वो कहता है जैसे वन होता है, वन में क्या होते हैं, पेड़ उगते हैं, बड़े होते हैं यानी बढ़ते हैं, और नष्ट हो जाते हैं, ये होता है ना। दोनों में पेड़ उगते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर एक स्थान पर जाकर नष्ट हो जाते हैं, फिर नए पेड़ उगते हैं। इसका मतलब ये तो चलता रहता है, लेकिन क्या वन कभी खत्म होते हैं क्या, वन तो स्थिर ही रहता है, वन तो स्थिर ही रहता है, यानी वन में कोई परिवर्तन नहीं होता। संतुलन का ये इसने दिया था, संतुलन का यांत्रिक उदाहरण है ये, यंत्र ही तो है, गेंद का वो यंत्र का, यानी कोई चीज को लेकर ही तो बता रहा है आपको, उदाहरण दे रहा है। एक तो उड़ती गेंद का उदाहरण दिया था, और उसके बाद कहा था इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक उदाहरण और दे सकते हैं, जैसे पेड़ उगना, उसका बड़ा होना, फिर एक टाइम के बाद उसको नष्ट हो जाना। लेकिन वन की स्थिति होती है वो भी बनी रहती है, वन के अंदर संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, वन की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये कहते हैं प्रोफेसर बोल्डिंग। इसका मतलब हम निष्कर्ष निकाल देते हैं कि साम्य का तात्पर्य जड़ता नहीं है बल्कि अपरिवर्तन की स्थिति है। ये लाइन लिखनी है आपको, यानी इन्होंने जो बात कही है ना उसका निष्कर्ष एक ही निकलता है भी, साम्य की जो स्थिति है वो जड़ता की स्थिति नहीं है बल्कि अपरिवर्तन की स्थिति है, यानी नए परिवर्तन की स्थिति है, या विश्राम की स्थिति है, या कुछ समय रुकने की स्थिति, आप ये भी कह सकते हो। विश्राम का तो होता है कुछ समय रुकना, परमानेंट ना हो जाना। कुछ परमानेंट तो वही होते हैं जो बेचारे बाद में उठते ही नहीं है, जो भगवान के पास चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो विश्राम करते हैं वो तो क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है, यानी कुछ समय रुकने की स्थिति। बस ये क्या है, साम्य है, संतुलन है। ठीक है, यहां तक आपने क्या पढ़ा, यहां तक आपने साम्य और संतुलन का पढ़ा। अब हमें करना है बाजार का संतुलन। क्या करना है, बाजार का संतुलन। अब पढ़ते हैं मांग और पूर्ति के बारे में। देखो, बाजार के संतुलन की हम बात करें तो हमने पढ़ा था एक तो मांग और एक पढ़ी थी पूर्ति। मांग की धारणा और पूर्ति की अवधारणा। इसका मतलब आप कह सकते हो बाजार का संतुलन या बाजार में संतुलन वस्तु की मांग व वस्तु की पूर्ति के द्वारा किया जाता है।
प्रोफेसर मार्शल ने ये बात कही थी। मार्शल जी ये कहते थे, इसका स्टेटमेंट ये था भी जो बाजार का संतुलन होता है, बाजार का संतुलन वह मांग पक्ष, मांग व पूर्ति यानी दो शक्तियों के द्वारा होता है, दो शक्तियों के द्वारा होता है। यानी बाजार को संतुलित कौन रखती है? मांग और पूर्ति तो रखती है, ये दो शक्तियां हैं। अरे बाजार को चलाने की शक्तियां है, अगर मांग नहीं होगी तो बाजार चल जाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, कोई खरीदने ही नहीं आएगा तो बाजार खत्म। अगर पूर्ति नहीं होगी, उत्पादन ही नहीं होगा, कोई बेचेगा ही नहीं तो कहां बाजार चलेगा? इसका मतलब बाजार को चलाने की ये दो शक्तियां हैं, एक तो वस्तु की मांग और एक वस्तु की पूर्ति। और इन दो शक्तियों के द्वारा ही क्या होता है? बाजार में संतुलन होता है, साम्य होता है। ये कहते हैं प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, नहीं बाजार संतुलन की बात करते हैं। भी अपने पहले एक लाइन लिख दी, फिर बाजार में जो संतुलन होता है वो वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। और मार्शल जी भी कहते हैं भी बाजार में जो संतुलन होता है वो वस्तु की मांग और पूर्ति की ये दो शक्तियां डिसाइड करती है कि बाजार में कीमत क्या होनी चाहिए। हमने जैसे पूर्ण उपभोक्ता बाजार में कीमत का निर्धारण किया था ना, वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा, जहां पर वो आपस में काटते हैं वहां साम्य था और कीमत का निर्धारण हो चुका था, प्राइस का अपने डिक्लेयर कर चुके थे कितनी प्राइस हो कितना कीमत होगा। वो किससे होता? मांग और पूर्ति के द्वारा ही तो हुआ था। इसका मतलब बाजार में वस्तु की कीमत क्या रहेगी, बाजार में पूर्ति कितनी रहेगी, ये डिसाइड करता है वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों मिलकर करते हैं। अकेला न तो मांग कर सकती न अकेली पूर्ति कर सकती, दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा कि बाजार में कीमत को क्या रखना है, कितनी कीमत पर वस्तु को बेचना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखो बाजार में क्रेता विक्रेता होते हैं, इसका मतलब वस्तु को बेचने वाले भी होते हैं और खरीदने वाले भी होते हैं। किस प्रकार होता है उसकी बात चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर। देखो अगर मैं उपभोक्ता की बात करूं, उपभोक्ता किसी वस्तु को क्यों खरीदता है? किसी वस्तु को क्यों खरीदता है? क्यों खरीदता है भी? क्योंकि उस वस्तु में उपयोगिता होती है, ये तो पढ़ चुके हैं हम, उपयोगिता होती है। यानी आपके लिए कोई वस्तु उपयोगी है तभी खरीदोगे आप, जो आपके लिए उपयोगी नहीं है उसको खरीद लोगे क्या? नहीं खरीदोगे, कभी नहीं। आप कहते हैं ना ये तो नहीं चाहिए जी वस्तु, क्यों? वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। आपको रजिस्टर में काम करना है, आप कहते हो जी, वो कहेगा चलो आप मार्कर ले जाओ, दुकानदार कहते हैं, आप कहोगे ये मेरे थोड़ी उपयोगी है, मेरे को बोर्ड पर थोड़ा लिखना है, मेरे को तो एक कॉपी में लिखना है, मेरे को तो पेन चाहिए। अब मैं यहाँ पर मार्कर लेने जाता हूँ क्योंकि मेरे को बोर्ड पर लिखना है और वो मेरे को पेन दे दे तो मैं कहूँगा ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मैं उसको नहीं खरीदूंगा। इसका मतलब एक उपभोक्ता वस्तु को तभी खरीदता है जब उसके लिए क्या होता है? उपयोगिता होती है उसमें। इसका अर्थ हुआ भी वो उतनी कीमत देगा जितनी वो सीमांत उपयोगिता के बराबर होगा। यानी सीमांत उपयोगिता बराबर क्या हो जाए? कीमत हो जाए। इस चीज की चर्चा कर चुके हैं हम, ध्यान रखना। जो आपकी सीमांत उपयोगिता है ना, वो किसके बराबर हो जाए? कीमत के। अगर आपको याद हो तो हमने ये किया था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में, ये एक वो समीकरण की थी ना, MUX बराबर PX, यानी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और X वस्तु की कीमत क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं, हम कहते हैं हमें पेंसिल चाहिए जी, वो हमसे 1000 रुपये मांगता है, हम कहेंगे जी 800 रुपये देंगे। अब ये वस्तु तो कहाँ बिक रही है? क्योंकि इसके अंदर कीमत तो ज्यादा है और हमारे लिए उपयोगी वो 800 रुपये के बराबर है, तो 800 उपयोगिता कम है तो हम 1000 रुपये तो देंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए उपयोगी कम है वो। कई बार होता है ना ऐसा, जो घर वाले दिलाते हैं महंगी होती है, हम कहेंगे चलो यार पुराने से काम चला लेंगे। पेंसिल डब्बी लेके आए थे महीने पहले, उसको ही प्रेस प्रूस करके बढ़िया धोकर नील वगैरह लगाकर उससे काम चला लेंगे। इसका मतलब वो हमारे लिए उपयोगी तो था लेकिन इतना उपयोगी नहीं था, क्योंकि हमारे पास पहले वो वस्तु पड़ी थी, हम उससे काम चला सकते हैं। अगर वो न होती तो फिर हम 1000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते, और जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक तो वस्तु बिकेगी नहीं। मान लेते हैं उत्पादक जो दुकानदार है वो 1000 रुपये पर हट जाए और एक उपभोक्ता 800 पर हट जाए, तो क्या वस्तु बिक जाएगी क्या? वो 1000 रुपये में देगा, वो 1000 रुपये में लेने के लिए तैयार नहीं होगा। वो 800 रुपये में लेने के लिए तैयार होता है, वो 800 में देने के लिए तैयार नहीं होगा दुकानदार। तो ऐसी स्थिति में वस्तु नहीं बिकेगी। तो कब बिकेगी? जब ये दोनों बराबर हो जाए। इसका मतलब हमारी सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की और उसकी कीमत क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी? वस्तु का विक्रय हो जाए। इसका मतलब भोक्ता वस्तु को तब खरीदता है, यहां पर होती है मांग की बात, पूर्ति की भी करेंगे,
जब सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब यहां पर मैं करता हूं उत्पादक की बात। उत्पादक क्या करता है, वस्तु को विक्रय करता है, पूर्ति करता है बाजार के अंदर। अब वो स्थिति आ जाए कि उत्पादक ये चाहेगा सीमांत लागत, ध्यान रखना, उत्पादक चाहेगा सीमांत लागत और उसकी कीमत बराबर हो जाए। क्योंकि भोक्ता तो सीमांत उपयोगिता और कीमत के बराबर करना चाहता है, ये लाइन याद रखना आप। भोक्ता की बात आती है फिर तो सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत बराबर होनी चाहिए। यहां पर ये बात करेगा सीमांत लागत बराबर कीमत होनी चाहिए। वो कई बार दुकानदार कहता है चलो यार तुम 800 में ले जा, चलो ऐसा हुआ भी जितने की आई उतने की तो वस्तु थी, खर्चा मतलब लाभ नहीं हुआ तो हानि भी नहीं हुई ना, वो बोल देते ना कई बार। हम कहते हैं 800 देखो यार तू ले जा 800 की, तो चलो सुबह सुबह का बोने का टाइम है, तू 800 की ले जा, 800 की आई थी वही आपको दे रहा हूं मैं। इसका मतलब वो क्या कहता है भी कम से कम मेरे को उस खर्चे के तो बराबर कीमत मिलनी चाहिए ना। मान लेते हैं 10 रुपए उसकी कीमत खर्चा लगा था, 10 कीमत देगा चल जाएगा, लेकिन अगर वो 9 ही देना चाहेगा, उत्पादक कभी पूर्ति नहीं कर बेचेगा, उत्पादक विक्रय नहीं करेगा। उसको पता है यार मैं जो लागत लगी है उतना ही प्राप्त नहीं हो रहा मेरे को, यानी हानि में काम थोड़ी करेगा वो। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक उत्पादक सीमांत लागत, उत्पादक की बात है तब तो आपको रखना है सीमांत लागत बराबर कीमत, भोक्ता की बात है तो आपको करना है सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत। ये चीज हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तो उत्पादक वाली धारणा में कर चुके हैं, ये भोक्ता वाला जो भोक्ता का संतुलन किया था उसके अंदर भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं उसके बाजार संतुलन की बात, मांग और पूर्ति की। बिल्कुल वही लेसन, मांग का लेसन वही चलेगा, वैसे ही टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और पूर्ति वाला वैसे ही बनाना पड़ेगा हमें, तब जाके उसको संतुलन में करेंगे। तो सबसे पहले आता है बाजार संतुलन को निम्न घटकों द्वारा समझा जा सकता है। अब घटक कौन कौन से होते हैं बाजार संतुलन के, दो ही तो घटक होते हैं, एक तो मांग का घटक और एक पूर्ति का घटक। अरे दो ही घटक होते हैं, एक तो मांग वाला एक पूर्ति वाला, यानी इन दोनों के द्वारा हम क्या करेंगे, बाजार को संतुलन को समझेंगे। सबसे पहले करते हैं मांग पक्ष की बात। पहली बात किसकी करती है, मांग पक्ष की बात। अब मांग पक्ष की बात आ गई तो आपको मांग की उदाहरण वाला लेसन आपको याद आ जाना चाहिए। हमने मांग का नियम पढ़ा था, एक उत्पादक सॉरी मांग आता है उपभोक्ता, एक उपभोक्ता क्या करेगा भाई, भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न वस्तुओं की मांग करेगा। मांग का नियम कहता है अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उसकी मांग कम करेगा, अगर कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता उसकी मांग ज्यादा करेगा। ठीक है, ये तो एक उपभोक्ता हो गया। अगर बाजार में कीमत अलग अलग कीमत है वस्तु की और भोक्ता एक से ज्यादा है, क्योंकि एक उपभोक्ता तो होगा नहीं, हमने पढ़ा था ना, एक तो व्यक्तिगत मांग सूची, एक बाजार मांग सूची। मांग की उदाहरण पढ़ा था ना, एक तो व्यक्तिगत मांग सूची, एक पढ़ा था बाजार मांग सूची। यहां पर तो था एक उपभोक्ता, यानी अन्य बातें स्थिर रहने पर एक उपभोक्ता द्वारा भिन्न भिन्न कीमत पर भिन्न भिन्न वस्तुओं की मांग, वस्तु की मात्रा की मांग, भिन्न भिन्न वस्तु की मात्रा की मांग, यानी कम कीमत होगी तो मात्रा की ज्यादा मांग होगी, और कीमत अधिक होगी तो मात्रा की कम मांग, यानी भिन्न भिन्न मांग, यानी कीमत बदलेगी तो मांग भी क्या होगी, चेंज होगी। ये तो हम पढ़ चुके हैं। कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। वो तो थी व्यक्तिगत मांग सूची, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक उपभोक्ता की। जब हम एक से ज्यादा उपभोक्ता की बात करेंगे यानी उसका योग करेंगे तो इसके अंदर देख लो क्या पढ़ेंगे, अन्य बातें स्थान रहने पर जब अनेक उपभोक्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों पर
वस्तु की मात्रा यानी भिन्न भिन्न वस्तु की मात्रा की मांग। यानी यहाँ पर तो एक की बात होती है, यहाँ पर सबको जोड़ देते हैं, एक की बात होती है। जब एक की बात हो तो व्यक्तिगत मांग सूची, और जब एक से ज्यादा की बात हो तो बाजार मांग सूची। अब इसके आधार पर हम बात करते हैं, आपके जो बुक में टेबल दी गई है, और ये आप मांग वाले कंसेप्ट में जो आपने पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की उदाहरण, उसमें कंप्लीट कर चुके हो। चलो उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, साथ में ये मान के चलो आपके पहले वाले लेसन भी चल रहे हैं, उसका रिविजन भी हो रहा है। हमने मांग का अर्थ भी पढ़ा था, एक उपभोक्ता द्वारा जब महंगी मांग का नियम ही पड़ा था, वस्तु महंगी होती है तो उसको कम खरीदता है, सस्ती होती है ज्यादा खरीदता है। जब एक उपभोक्ता ऐसा करता है तो व्यक्तिगत मांग सूची बनती है, जब एक से ज्यादा करते हैं तो बाजार मांग, तो उनकी मांगों का योग ही क्या होता है, बाजार मांग होता है। ठीक है, अब हम करते हैं आपके जो टेबल दी गई है बुक के अंदर, उसको कंप्लीट, उस तालिका को करते हैं। देखो आपको एक तालिका दे रखी है बाजार के अंदर, इसने कहा है वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत दे रखी है 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक, 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक है टोटल कीमत। बढ़ रही है ना कीमत। इधर आपको विभिन्न उपभोक्ताओं की यानी मांग, विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग। वैसे आपको बताऊं क्या, भोक्ता जिस वस्तु की मांग करता है और वो मांग किस पर करेगा, कीमत को देख कर करेगा, इसे हम मांग मूल्य भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं, मांग मूल्य। तो वो मूल्य भी तो देखेगा वस्तु की। अगर वस्तु का मूल्य ज्यादा है तो कम वस्तु की मांग करेगा, अगर मूल्य कम है तो ज्यादा वस्तु की मांग करेगा, उसको बोलते हैं मांग मूल्य कीमत को। अब इसको अलग अलग भोक्ता, विभिन्न भोक्ता की बात होती है, इसका मतलब ए और बी भोक्ता की बात हो रही है। पहले हम बताते हैं व्यक्तिगत मांग सूची, तो लिख देता हूं ए भोक्ता और बी उपभोक्ता। ए भोक्ता 5 रुपए पर मांग करता है 6 की, और बी करता है 8 की। ए भोक्ता 10 रुपए पर करता है 5 की, और बी करता है 7 की। 15 रुपए कीमत पर ए करता है 4 की, बी करता है 6 की, 4 और 6 की। 20 रुपए कीमत पर ए करता है 3 की, बी करता है 5 की, 3 की और 5 की। उसके बाद 25 रुपए कीमत पर ए करता है 2 की, बी करता है 3 की, और लास्ट 30 रुपए कीमत पर ए करता है 1 की, दो बी करता है 2 की। अब सुनो बात, हमने यही तो पढ़ा था, भी क्या पढ़ा था, भी भिन्न भिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुओं की मांग होती है। अगर कीमत बढ़ रही है तो वस्तुओं की मांग कम हो रही है, ए कम कर रहा है, बी भी कम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया ए व्यक्ति का व्यक्तिगत मांग सूची, ये हो गया बी व्यक्ति का व्यक्तिगत मांग सूची। अब बनाते हैं बाजार मांग सूची। और जब बाजार मांग आती है तब क्या होता है, व्यक्तियों के बाजारों जो मांगों का योग ही तो होता है। जैसे मान लेते हैं एक बाजार है, उसकी कीमत 20 रुपए थी, कुछ कोई वस्तु है बाजार के अंदर बिक रही है 20 रुपए, उसमें 2 उपभोक्ता है, वैसे ज्यादा होते हैं, हम 2 मान के चलते हैं। 2 उपभोक्ता है तो ए कितने की, 3 की, बी कितने खरीद के ले गया, 5। अरे बाजार से तो 8 वस्तु बिक गई ना, 3 ए ले गया, जैसे आप, मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास ए व्यक्ति है, वो 3 किलो चीनी ले गया, बी आया वो 5 किलो चीनी ले गया, लेकिन मेरे से तो 8 किलो चीनी निकल गई टोटल। टोटल डिमांड तो 8 की मानूंगा ना मैं, ये 8 की मांग थी चीनी, 8 किलो मांग चीनी की मांग थी, डिमांड थी। इसका मतलब बाजार के लिए क्या करना पड़ता है, ए और बी को जोड़ने, यानी जितने भोक्ता उनकी मांग को जोड़ना पड़ता है। देखो बाजार मांग के अंदर 5 रुपए कीमत पर कितनी मांग थी, 6 और 8 कितने हो गए, 14। 10 रुपए कीमत पर बाजार में कितनी मांग है, 5 और 7 12। 15 रुपए कीमत पर बाजार में कितनी मांग है, 4 ए की है, बी की 6, टोटल 10 हो गई। 20 रुपए कीमत पर ए की 3 है, बी की 5 है, टोटल 8 हो गई। 25 रुपए कीमत पर ए की 2 है, बी की 3 है, टोटल 5 हो गई। और 30 रुपए कीमत पर ए की ए है 1 है, और बी की 2 है, टोटल 3 हो गई। है तो विपरीत ही संबंध। देखो कीमत बढ़ रही है, ए की भी मांग घट रही है, बी की मांग घट रही है, और बाजार मांग भी कम हो रही है, क्योंकि मांग का नियम कहता है वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। इस चीज को तो हम पढ़ चुके हैं, बस ये चीज तो की थी हमने, जो मांग की धारणा पड़ी थी ना, कंसेप्ट और डिमांड, उसमें किया था, वही तो पढ़ रहे हैं। अब इसके आधार पर डायग्राम बना दो आप, बस क्या बनाते हैं, डायग्राम। अब
देखो आपने टेबल बनाई ना, इस टेबल को परिभाषित कर सकते हो आप, ये कह सकते हो बाजार में भिन्न भिन्न कीमतों द्वारा या भिन्न भिन्न कीमतों पर उपभोक्ता भिन्न भिन्न थोड़ा था तो शुरुआत आ जाता हूँ आपको, भिन्न भिन्न या अलग अलग वस्तुओं की मात्रा की मांग करता है जैसे तालिका में दिया हुआ है, ए उपभोक्ता 5 रुपये कीमत पर 6 की वस्तु की मांग करेगा, बी उपभोक्ता 5 पर 8 की मांग करेगा, ऐसा सारा लिख दो। 10 रुपये कीमत पर ए उपभोक्ता कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है, तो ए उपभोक्ता 6 से 5 की मांग करेगा, बी 8 से यानी 7 की मांग करेगा। फिर कीमत इसी प्रकार अगर 30 रुपये कीमत होती है तो ए उपभोक्ता ए की मांग करेगा, बी उपभोक्ता बी की मांग करेगा। ये बातें तो लिखनी है। और जैसे ही हम ए उपभोक्ता बी उपभोक्ता की मांग को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगी बाजार मांग, हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब बनाते हैं इसका डायग्राम। अकेले बाजार मांग का ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बनाया आपको व्यक्तिगत मांग का तो एक ही बना लेते हैं डायग्राम, क्योंकि है तो ऋणात्मक ही। अगर ए उपभोक्ता का बनाओगे तो भी ऋणात्मक है, बी का बनाओगे तो भी ऋणात्मक है। यहाँ पर तो ले ली अपने कीमत, क्या ले ली, कीमत, वस्तु की, पूरा लिखो करो, वस्तु की कीमत। यहाँ पर लिए अपने वस्तु की मांग, और हम ए की वस्तु की बात करें तो यहाँ लिखो एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग, यानी पूरी बात लिखा करो, देखो पढ़ने वाले को, देखने वाले को समझ आए ये किसकी बात कर रहा है। ठीक है, हम एक्स वस्तु की कीमत का एक्स वस्तु की मांग के साथ संबंध कर रहे हैं। उसकी कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है, कीमत घटती है तो मांग क्या होती है। तो इधर हमारा बाजार मांग तो 14 तक था टोटल, तो हमें इसका गैप ले लो आप, 2-2 का ले लेते हैं, 3-3 का ले लो, 2-2 का ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इधर कीमत थी, कीमत कहाँ तक थी हमारी, कीमत थी 23 तक, यानी 5-5 के ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और अब आपका पहला बिंदु क्या कहता है, 5 रुपये कीमत और बाजार में कितनी मांग है, 14 की, यानी आपको पहले बिंदु को मिला दो यहाँ पर। उसके बाद क्या कहता है, 10 रुपये कीमत और मांग है 12 की, दूसरे बिंदु को आप यहाँ मिला दो। उसके बाद कहता है 15 रुपये पर कीमत कितनी है, 10 की, तीसरे को आप यहाँ मिला दो। उसके बाद वो क्या कहता है, 20 रुपये पर कीमत कितनी है, 8 की, इस बिंदु को यहाँ मिला दो। ये बिंदु बन गया। उसके बाद कहता है वो 25 रुपये पर है 5 की, यानी इनके मध्य हो जाएगा ना, बिल्कुल स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन बिंदु मिलाया करो, फिर आपका डायग्राम सही बनेगा। उसके बाद वो क्या कहता है, 35 रुपये पर कितनी है, 3 की, इनके मध्य आ जाएगा। ये आपने क्या कर दिया, बिंदु आपस में मिला दिए, बिंदु आपने तैयार कर लिए सारे। अब आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को आपस में मिलाना है। जैसे मैं मिला देता हूं, देखो थोड़ा सा ना, इन बिंदुओं को क्या मिलाना है, आपको आपस में मिलाना है। ये आपका क्या बन गया, बाजार मांग वक्र, बाजार मांग वक्र। आपको ध्यान क्या रखना है, ये बिल्कुल लाइन सीधी भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत आ सकती है चांद, लेकिन आपको बिल्कुल सीधी रखनी है। आपको क्या रखना है, आपको एक तो इनका गैप देखना है, समान रखना है, यानी पैमाना सही लेना है बस। एक आपको बिंदु बिल्कुल सही तरीके से स्केल से मिलाने हैं। उसके बाद जैसे ही बिंदु मिलाओगे तो अपने आप आपका जो क्या होगा, वो डायग्राम तैयार हो जाएगा। ये मांग वाला पक्ष कंप्लीट हो गया। अब इसकी मानचित्र की व्याख्या भी आप कर सकते हो। व्याख्या करनी है मानचित्र की, मैंने आप जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है कि जैसा रेखा चित्र में, आपको मैं सिखाता हूँ कि आपको ये लिखना कैसे, याद नहीं करना इसको जैसे हमने पहले टेबल को देख के लिखा था, यहाँ पर आपको डायग्राम को देख के लिखना है। जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है कि
यह रेखा चित्र में स्पष्ट है। हमने OY अक्ष पर वस्तु की कीमत ली या X वस्तु की कीमत ली। देखो OY अक्ष पर कीमत ली है ना, वस्तु की कीमत ली। OX अक्ष पर X वस्तु की मांग ली। पूरे बाजार में जब कीमत 5 रुपए होती है तो मांग 14 के बराबर होती है। जैसे जैसे कीमत जैसे 5 से 10 हो जाती है तो मांग 12 के बराबर, ये लिखनी है बातें। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे मांग घटती जाती है। ठीक है, यानी बाजार के अंदर भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न वस्तुओं की मांग की जाती है। जैसा कि 30 रुपए कीमत पर जो पूरे बाजार के अंदर वस्तु की मांग होगी वो 3 के बराबर होगी, यानी 30 पर 3। यानी ये बातें लिखनी है और कुछ ही नहीं करना, इसको देख देख के लिखनी है। इसका मतलब इसमें विपरीत संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, इसी कारण इसे मांग का नियम कहते हैं। वस्तु कीमत और वस्तु की मांग में जो विपरीत या प्रतिलोम संबंध है ना, उसको ही मांग का नियम कहते हैं। कि कीमत बढ़ती है मांग कम होती है, और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। इस प्रतिलोम या विपरीत संबंध को, उल्टे संबंध को हम क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। और मांग के जो वक्र बनता है वो ऋणात्मक बनता है, घटता हुआ बढ़ता है। ठीक है, यानी ये बातें आपको इसमें डायग्राम को देख के लिखनी है। उसमें टेबल को, जैसे अगर आपके मांग पक्ष की बात आ जाए तो पहले मांग का अर्थ बताओ, उसके बाद मांग की टेबल बनाओ, फिर मांग की टेबल को, तालिका को परिभाषित कर दो नीचे 4-5 लाइनों में। उसके बाद उसका डायग्राम बना दो, ये डायग्राम बना दिया। तो इस प्रकार ये 5-6 लाइनों फिर डायग्राम को नीचे परिभाषित कर दो, आपका पर्सन कंप्लीट है। कोई एक आधा नंबर तक नहीं काट सकता, ये गारंटी है। लेकिन सिस्टम से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं पहले डायग्राम बना दो फिर टेबल बना रहे हो, या उसको डायग्राम को आप परिभाषित नहीं कर रहे हो, डायग्राम की आप व्याख्या नहीं बता रहे, तो ऐसी स्थिति में तो भी नंबर घटेंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पूर्ति पक्ष की। लेकिन बात करते हैं पूर्ति पक्ष। और पूर्ति पक्ष भी आप पढ़ चुके हो भाई, पूर्ति की व्याख्या में वही, ये उत्पादक से संबंधित होता है। यानी एक उत्पादक या उत्पादक बाजार की या बाजार में वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न या अलग अलग वस्तु की मात्रा की पूर्ति करेगा, पूर्ति करेगा। बस वहां पर उपभोक्ता था, या उत्पादक मांग करता है उपभोक्ता, उत्पादन या पूर्ति करता है उत्पादक। पूर्ति कौन करता है? उत्पादक। तो भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न पूर्ति का उत्पादन करेगा, पूर्ति करेगा। इसके अंदर प्रत्यक्ष संबंध होता है। मैंने कहा था, जैसे हमने पूर्ति का नियम पढ़ा था, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक को लाभ होता है। अब लाभ होता है तो पूर्ति बढ़ाता है, इसका मतलब कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। तो उत्पादक को तो लाभ तब होगा जब ज्यादा कीमत होगी, वस्तु की अधिक कीमत में वो बिकेगी। और जब उसकी कीमत कम होती है उत्पादक को हानि होती है, वो हानि वहन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति वो पूर्ति को क्या कर देगा? कम कर देगा। अरे इससे अच्छा तो उत्पादन ही ना करे जब हानि हो रही है। क्या हानि में उत्पादन कर लेंगे क्या हम? इसका मतलब कीमत घटने पर पूर्ति घटती है, कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। इस प्रत्यक्ष या धनात्मक संबंध को ही, उसमें प्रतिलोम था, इसमें धनात्मक है। प्रत्यक्ष उसमें उल्टा था, इसमें सीधा संबंध है। इसी संबंध को हम क्या कहते हैं? पूर्ति का नियम कहते हैं। और इसके अंदर वही बात हमने दो पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी, पढ़ा था व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, और एक पढ़ा था बाजार पूर्ति अनुसूची। याद आ रहा है क्या आपको? व्यक्तिगत वो होता है जिसमें एक उत्पादक के द्वारा, यानी इसी को मैं पूरा कर देता हूं, एक उत्पादक के द्वारा बाजार में वस्तु भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न वस्तुओं की मात्रा की पूर्ति करना ही क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है। क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है। अगर मैं बात करता हूँ बाजार पूर्ति अनुसूची की, तो अनेक उत्पादक, यानी एक उत्पादक थोड़ी होता है बाजार में, एक से ज्यादा होते हैं। दुकानदार एक ही थोड़ी होता है, एक से ज्यादा दुकानदार होते हैं जो वस्तु का विक्रय करते हैं। उत्पादक ही बहुत होते हैं। ठीक है, बाजार में वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न वस्तुओं की मात्राओं की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? बाजार मांग। अंतर क्या है? सिर्फ एक और एक ही तो लगाना है। जब एक की बात करेंगे तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, अब एक से ज्यादा की बात करेंगे तो बाजार पूर्ति अनुसूची।
और इसके अंदर ये भी आपको, जैसे उसके अंदर मांग मूल्य की बात की थी हमने, उपभोक्ता जो कीमत मांग के लिए यानी वस्तु की खरीदने के लिए जो कीमत चुकाता है उसको मांग मूल्य कहते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ोगे आप, यानी जिस कीमत पर एक उत्पादक पूर्ति करना चाहता है उसे पूर्ति मूल्य कहते हैं। सिंपल सी बात है कि एक उपभोक्ता जिस कीमत पर वस्तु को खरीदना चाहता है उसको मांग मूल्य कहते हैं, क्योंकि वो मांग करना चाहता है, डिमांड करता है उस कीमत के ऊपर। यहाँ पर उत्पादक की बात आ रही है, तो एक उत्पादक जिस कीमत पर पूर्ति करता है उसे पूर्ति मूल्य कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। अब इसके आधार पर हम टेबल कर लेते हैं जो आपके दे रखा है। बात वही है, अभी मैंने देखो इसको शॉर्टकट में बता दिया कि ये पढ़ा हुआ है हमारा, और इसके अंदर लेसन में यही तो बात आई है कि हम पूर्ति की अवधारणा में पढ़ चुके हैं। ये एक उत्पादक के द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न वस्तुओं की पूर्ति की जाती है, व्यक्तिगत पूर्ति होती है। अनेक उत्पादक के द्वारा या अनेक उत्पादकों के द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों पर जो भिन्न भिन्न वस्तुओं की पूर्ति की जाती है उसका योग बाजार पूर्ति सूची। ठीक है, तो देखो कैसे योग, उसकी चर्चा कर लेते हैं टेबल की। आपको एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर आपको वस्तु की कीमत दे रखी है 30 तक। वस्तु की कीमत 5, 10, 15, 20, 25 और क्योंकि इसमें कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति बढ़ेगी। तो उसके अंदर दो फर्म दे रखी है, एक तो ए और एक सी, ए बी सी यानी 3 दे रखी है। इसमें ए बी और सी 3 फर्में जो उत्पादन कर रही है। 5 रुपए पर ए तो करेगी 0 का, यानी एक उत्पादन नहीं करेगी, बी करेगी 1 का और सी करेगी 1 का। 10 रुपए कीमत पर ए बी 0 करेगी और बी करेगी 2 का, सी करेगी 3 का। कीमत बढ़ी है तो पूर्ति बढ़ रही है ना। उसके बाद 15 रुपए कीमत पर ए करेगी 1 का, उत्पादन शुरू कर दिया इसने क्योंकि कीमत और बढ़ गई। बी करेगी 3 का और ये करेगी 5 का। उसके बाद इन्होंने कहा है 20 रुपए कीमत होगी, हाँ 20 रुपए कीमत पर ए करेगी 3 का, 5 का और 7 का। 3, 5 और 7 यानी ए करेगी 3 का, बी करेगी 5 का, सी करेगी 7 की पूर्ति। उसके बाद 25 रुपए कीमत पर 5, 8, 10 यानी ये 5 का, ये 8 का और ये 10 का। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम 30 रुपए कीमत पर 8, 10, 13, 8 ए बी 10 सी 13। बात समझिए, इसका मतलब ये तो ए की व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है, ये बी की व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है, ये सी की। और जब बाजार पूर्ति निकालेंगे फिर क्या करेंगे, इन तीनों का योग कर देंगे, वो बाजार पूर्ति हो जाएगी, है ना। भिन्न भिन्न कीमत है, वस्तु की पूर्ति भिन्न भिन्न है। इसमें प्रत्यक्ष संबंध है, कीमत बढ़ रही है पूर्ति बढ़ रही है। बढ़ी है घटी है, उसमें तो घट रही थी मांग, तो इसमें क्या है बढ़ रही है, यानी प्रत्यक्ष संबंध है, सीधा संबंध है। ठीक है, पूर्ति के नियम में हम पढ़ चुके हैं। तो बाजार पूर्ति निकालो। 5 रुपए कीमत पर ए 0 का करेगी, बी 1 का करेगी, सी 1 का करेगी। तो 0 + 1 + 1 बाजार में कितना हुआ टोटल 2 का, 2 की पूर्ति होगी। 10 पर ए बी 0, ए 0 ही कर रही है, बी 2 का, सी 3 का, यानी 2 और 3 5। 15 रुपए कीमत पर ए 1 का, बी 3 का, सी 5 का, 1, 3, 4, 5, 0। 20 पर 3, 5, 8, 7, 15। 25 पर 5, 8, 13, 10, 23 और 30 रुपए कीमत पर 8, 10, 18 और 23 कितने हो गए 31। 18, 13, 31। ठीक है, अब सुनो बात, सिंपल ही है। ये तो हो गया अलग अलग व्यक्तिगत, भिन्न भिन्न कीमतों पर एक उत्पादक भिन्न भिन्न वस्तुओं की पूर्ति कर रहा है। जो भी बाजार यानी सभी जितनी भी पूर्ति की गई है भिन्न भिन्न अलग अलग उत्पादकों के द्वारा, उनके पूर्ति का योग ही क्या कहलाता है, बाजार पूर्ति कहलाता है। अब इसी टेबल को आपको व्याख्या करना है, इस टेबल की खुद करना है ये व्याख्या। ठीक है, टेबल के अंदर बता सकते हो भिन्न भिन्न कीमत पर ए उत्पादक इस प्रकार पूर्ति करता है, बी ऐसे करता है, सी ऐसे करता है। ठीक है, यानी इसके अंदर सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। जब बाजार निकालते हैं तो ए बी सी की पूर्तियों को जोड़ देते हैं तो बाजार पूर्ति प्राप्त हो जाती है। यानी जो बात लिखोगे वो सही है आपकी, फिर टेबल को देख कर लिखोगे, टेबल से अलग कोई बात नहीं लिखोगे। अगर टेबल से अलग बात लिख रहे हो तो वो गलत है। ठीक है, अब इसके आधार पर हम डायग्राम बना देते हैं। इसका तालिका की व्याख्या करनी है, उसके बाद डायग्राम बनाना है।
यहाँ पर लिख दो वस्तु की कीमत और यहाँ लिख दो वस्तु की पूर्ति। कीमत 5, 10, 15, 20, 25 और 30। यहाँ जैसे 31 तक है तो इसमें 4 का ले लो, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32। कितने ले सकते हो पैमाना, वो तो आप पर डिपेंड करता है। अभी पहला क्या कहता है, 5 रुपए में कितनी है, 2, यानी यहाँ पर। फिर 10 पर कितनी है, 5, यानी लगभग यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 15 पर कितनी है, 9। उसके बाद 20 पर कितनी है, 15। लगभग आपका यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 25 में कितनी है, 23, लगभग यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 30 में कितनी है, 31, लगभग यहाँ आ जाएगा। 31। तो आपने क्या किया, बिंदु बनाए। अब इन बिंदुओं को आपस में मिला दो। इनको मिलाओगे ना, बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी आपकी, बिंदु यहाँ बन जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या बन गया आपका, बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति, देखो सीधा संबंध है तभी तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी धनात्मक संबंध होता है। इसमें कैसा संबंध होता है, धनात्मक सीधा होता है या प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, अब इस जो डायग्राम बनाया रेखा चित्र की व्याख्या कर दो। और व्याख्या वही करना है, ओ वाई एक्स पर वस्तु की कीमत ली, ओ एक्स एक्स पर वस्तु की पूर्ति ली। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे बाजार में पूर्ति की जो मात्रा है वो भी बढ़ रही है। भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न पूर्ति की जाती है। जैसे 4 रुपये 5 पर 3 की थी, 2 की थी, 10 पर 5 की हो जाएगी, 15 पर 9 की हो जाएगी, 20 पर 15 की हो जाएगी, 25 के ऊपर 23 की हो जाएगी और 30 पर 31 की हो जाएगी। यानी इसके अंदर पूर्ति और वस्तु की जो कीमत होती है उसमें प्रत्यक्ष या सीधा संबंध होता है। इसके कारण इसका ये वक्र होता है वो धनात्मक होता है, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है। उन बिंदुओं को जब मिला के बाद मिलाते हैं तो वो आपका बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त होता है या बनता है। बस ये बातें इसके अंदर लिखनी है आपको, इतना सिंपल है। और ये मैंने आपको इसलिए जल्दी करवाई है ताकि, क्योंकि आपका ये किया हुआ है, इस चीज को फिर मैं डिटेल से करवाऊंगा तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। आपने मांग की उदाहरणा, पूर्ति की उदाहरणा कर चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो बाजार संतुलन आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना बाजार संतुलन में 2 शक्तियां काम करती है, मार्शल ने कहा था। ठीक है, मांग और पूर्ति, उसके द्वारा ही बाजार का संतुलन होता है। तो हमने मांग भी पढ़ ली, पूर्ति पढ़ ली। अब संतुलन करना बिल्कुल आसान है, बस दोनों को इकट्ठा करना है। मांग और पूर्ति को क्या करना है, इकट्ठा करना है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।